न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने सेट किया था 10 तारीख को जितनी बम्बारमेंट था। हमने कहा था अगर आप करेंगे तो ये नतीजा आपको फौरन जंगबंदी को मजबूर होना पड़ा। और जंगें जब भी हुई अब बड़ी फास्ट होनी है, स्विफ्ट होनी है, एग्रेसिव होनी है और बहुत लीथल और डैमेजिंग होनी है। आपने देख लिया 4 दिन हुई, 5 घंटे की पाकिस्तान ने जो टनेज पे की वो 65 की जंग के 17 दिनों से ज्यादा पे। वो पुराना जमाना नहीं रहा, कन्वेंशनल डिलीवरीज खत्म हो चुकी हैं। अब आपके पास मिसाइल्स हैं, बड़ी हैवी मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर हैं, फाइटर जहाज हैं, बियॉन्ड रेंज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं। अब ये वो जमाना है, जंगें बड़ी स्विफ्ट लड़ी जाएंगी और इससे पहले के लोगों को होश आए बहुत जबरदस्त नुकसान हो चुका होगा। हमारे कितने गिरे हैं हम नहीं बता सकते, हमने कितने मारे हैं हम नहीं बता सकते। जब हम कह रहे हैं हमने 6 मारे हैं तो आप कहेंगे नहीं मारे, तो नहीं हिम्मत होती ना, क्योंकि दुनिया अब सच्चाई पर दुनिया पहुंच। बहस ये हो सकती है कि 5 थे या 6 थे या 7 थे, ये बहस नहीं हो सकती थी कि मारे गए कि नहीं मारे। आप बात कर रहे हैं कि स्टेल्थ बनाना चाहते हैं तो कोई उससे पूछे कि वो तेजस का क्या बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक बार फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, नमस्ते, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा सर, इंडिया ने अभी पाकिस्तान से शिकस्त खाई है और अपने राफेल गिरवाए और इतना नुकसान करवाने के बावजूद उन्हें चाहिए बाज आ जाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं। और इसी तरह लास्ट 2019 में जब वो अभिनंदन वाला वाकया हुआ उससे बाद कहा कि नरेंद्र मोदी ने कि जब हमारे पास राफेल आएगा तो फिर हम शिकस्त दे देंगे पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान को। लेकिन अब 2025 में जब उन्होंने ये कोशिश की तो इसमें भी नाकामी हासिल करके अब एक और नई वो चाहते हैं कि हम शायद 5th जनरेशन का जेट बनाकर हम शायद जंग जीत लेंगे। क्या आप समझते हैं कि अच्छे हथियार बनाकर जंग जीती जा सकती है या उसके लिए ट्रेन इंसान ज्यादा जरूरी होते हैं? आपके क्या एनालिसिस इस सब पे? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। देखिए, दोनों चीजें जरूरी होती हैं, अच्छे जहाज भी चाहिए होती हैं और ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। राफेल अच्छा जहाज है, वो तो उन्होंने बना बनाया ले लिया, लेकिन फिर गैप किधर आता है? वो आता है कि उसकी डिप्लॉयमेंट के ऊपर, उसकी इंटीग्रेशन के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर। क्या आपने बाकी जहाजों से इसको इंटीग्रेट किया? आया आपने मल्टी डोमेन ऑपरेशन किया? मतलब है कि बहुत सारे जहाजों को इकट्ठा मिलकर एक जैसा एक एक पंच होकर लड़ाने के लिए आपने क्या किया? स्टैंड लोन जहाजों का जमाना अब चला गया, वो वर्ल्ड वॉर में होता था 60s में, 70s 80s तक चला गया। अब बियॉन्ड विजुअलाइज मिसाइल है, अब आपको जहाज एक अगर प्लेटफॉर्म आपके पास है जो कि 36 राफेल के पास है, उनको चाहिए कि उसको इंटीग्रेट करें दूसरे जहाजों के साथ, इकट्ठे कैसे उड़ेंगे एज ए फॉर्मेशन। उस दिन उन्होंने तकरीबन 85 जहाज एयर में भेज दिए, जिसके अंदर को 33 के करीब राफेल थे। तो 33 राफेल कुछ नहीं कर सकते जब वो टीम नहीं बनेंगे। ये जैसे फुटबॉल की होती है, जैसे हॉकी की होती है, उसी तरह ये भी एक टीम होती है जिसने गोल एंड में कोई भी करे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भागते सब हैं, गोल बचाने वाले बचा रहे होते हैं, गोल करने वाले कर रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, जब ये आप बात कर रहे हैं कि स्टेल्थ बनाना चाहते हैं तो कोई उससे पूछे कि वो तेजस का क्या बना। ये वो जहाज है, हिंदुस्तान ने 1985 में शुरू किया था ये, जिसका कॉन्सेप्ट आज 40 साल हो गए हिंदुस्तान को इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम अपना कॉम्बैट लो कॉस्ट अपना एक जहाज बनाना चाहते हैं। 40 साल में तेजस जहाज के सिर्फ 2 स्क्वाड्रन उनके पास हैं। साउथ में बेंगलोर की तरफ उन्होंने जंग में डिप्लॉय किए रखे, पाकिस्तान की सरहद से सैकड़ों मील दूर, जहां हम ना पहुंच सकते ना वो यहां तक आ सकते थे बॉर्डर पर, इतनी दूर डिप्लॉय किए गए। जबकि दूसरी तरफ 1995 में तेजस से 10 साल बाद पाक फिजाई ने JF-17 थंडर बनाना शुरू किया था। तो हमने 30 साल में इस वक्त हमारे पास 200 से ज्यादा फाइटर जहाजों ने इस वॉर में हिस्सा लिया है, और उनके 2 स्क्वाड्रन ने जंग से बहुत दूर रखा गया क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हम तैयार हैं कि नहीं है। और अभी तक उनमें डिबेट चल रही है कि इसका इंजन ठीक है या अमेरिका से दूसरा इंजन बदला जाए, ये तो उनकी तैयारी है। तो पहले तो उनको तेजस का हिसाब कौम को मांगना चाहिए, हिंदुस्तानी कौम को, कि वो तेजस का क्या बना, आपको 40 साल से हम दे रहे हैं, अब तब जाके स्टेल्थ हो। तो स्टेल्थ लोगों को मेरा ख्याल खामोश कराने के लिए है। जैसे अभिनंदन की शूट डाउन होने के बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अगर हमारे पास राफेल होते तो ये हो जाता। अब उन्होंने कह दिया कि अगर हमारे पास स्टेल्थ जहाज होते तो हम ये कर लेते। जहाजों से बात नहीं बनती, ये बहुत आगे की बात है। कई सालों, कई दिहाइयों आपको पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियंस पर मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आपकी जंग के अंदर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए। जब आप ये कहेंगे कि मैं अपने मुल्क को जंग में इसलिए झोंक रहा हूं कि मुझे इलेक्शन चाहिए, मैंने जीतना है, मुझे अमेरिका की सरपरस्ती चाहिए, मुझे चाइना के टक्कर बनना है, ये पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। जब आप ऐसे मोटिव रखते हैं तो फिर लोग आपका साथ नहीं देते, फौज खुद नहीं साथ देती। किस हाफ हार्टेड तरीके से फोर्सेस उनकी लड़ी हैं। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और वॉर ऑब्जेक्टिव जब एक जैसे ना हो, यानी कि जितनी जस्टिफाइड या रीजनेबल या
जिसको कहते हैं असूल पर मबनी होगी जंग की वजह, फौजें भी उसी ही जज्बे से लड़ेंगी। हम क्यों लड़ रहे हैं? हमारे सिर में तो कोई हमें जज्बा किसी ने इंजेक्ट नहीं किया। हम लड़ते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए और आने वाली नस्लों की आजादी के लिए। तो दोनों में फर्क है। तो ये जरूरी है कि हिंदुस्तान से पहले ये साफ मांगा जाए कि आपने पहले राफेल के साथ क्या किया। जब वो आ गए, क्या आपने उस तरह एम्प्लॉय किया? फ्रांसीसी लोग परेशान बैठे हैं, वो कंपनी परेशान बैठी है, उसके शेयर गिर गए हैं। उन्होंने शिकायत की है इनसे कि अगर आपके पायलट्स और टेक्नीशियन लोग तैयार नहीं थे तो हमारे जहाज को जंग में क्यों धकेला। तो हमने वो जहाज 10 साल बाद शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह 200 जहाजों को जंग में रखा डाल। तो ये फर्क है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब फ्रांसीसी कंपनी ये मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय राफ़ेल जो भारत को उन्होंने राफ़ेल दिए, वो गिरे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बड़ा क्लोज़ वॉच कर रहे हैं। और क्यों ये अभी तक इतना तकरीबन 3 वीक हो गए, क्यों नहीं अभी तक वो फ्रांसीसी कंपनी क्लियर हो पा रही कि उनके जो राफ़ेल है गिरे हैं या नहीं गिरे? और अभी कुछ एक रिपोर्ट शायद वो पता नहीं बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं है, वो भी एक गर्दिश कर रही है कि उसमें जो बताया जा रहा है कि राफ़ेल गिरे हैं। तो इसका थोड़ा-सा क्लियर करके हमें बताएं कि क्या असल हकीकत है क्या? पहली बात तो ये है कि ये वर्ल्ड वॉर का जमाना नहीं है कि हजारों मील दूर जंग लड़ी जा रही है। डॉग फाइट कहीं हुई, कहीं जहाज गिरा, मलबे में गया, नहीं गया, सैटेलाइट नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स नहीं थे, वीडियो टेपिंग नहीं होती थी। ये पुराना जमाना हो गया। अब सैटेलाइट पिक्चर्स होती हैं। अब जहाज के अंदर जो मारने वाला जहाज होता है, जो मिसाइल लॉन्च करता है, सूरत पाक फिजाइया के जो जहाज थे उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं जिससे कंफर्म होता है। जो मिसाइल फायर किया जाता है वो कंटिन्यूसली पेरेंट जहाज को अपडेट कर रहा होता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फिजिकल रैकेट जमीन पर गिरता है तो आप इंटेलिजेंस जरा से ह्यूमन इंटेलिजेंस से वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ जहाज गिरा है और कौन सा गिरा है। तो पाक फिजाइया ने वेरीफाई करने के बाद ये सारे ऐलानात किए हैं, सिर्फ अजम्पशंस पे या पायलट्स की रिपोर्ट पर या कॉकपिट के जो इंडिकेटर्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं या मिसाइल का डाटा है या अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग या सैटेलाइट से सिर्फ नहीं किया। हमने तमाम जहाज पहले वेरीफाई ग्राउंड पे किए हैं, तब हमने अनाउंस किया। अब आपका सवाल कि फ्रांस की कंपनी क्यों नहीं बताना चाहती? देखिए, फ्रांस की कंपनी का हिंदुस्तान बहुत बड़ा क्लाइंट है पिछले 40-50 साल से। तो हाँ। उसको बिजनेस की फिक्र ज्यादा है कि अगर हमने ऐलान कर दिया तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स नाराज हो जाएगी हमसे, हमारे लिए एम्बेरसमेंट में इजाफा हो जाएगा, एक वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो हिंदुस्तान चाहता है कि हम किसी सूरत भी ये कंपनी ना अनाउंस करे ताकि हम गोल मोल करके ये 2-4 महीने गुजार लें। उसके बाद शायद लोग भूल जाएंगे कि फ्रांस की कंपनी क्या कहती है और हम क्या कहते हैं। एयरफोर्स में क्यों नहीं डिनाई किया? उनके एयर मार्शल भारती साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दूसरे दिन जंग से। उन्होंने क्या ऐलान किया कि जी हमारे कितने गिरे हैं हम नहीं बता सकते, हमने कितने मारे हैं हम नहीं बता सकते। जब हम कह रहे हैं हमने 6 मारे हैं तो आप कहेंगे नहीं मारे, तो नहीं हिम्मत होती ना। क्योंकि दुनिया अब सच्चाई पर, दुनिया बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया, मैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैनल से भी बात करता रहता हूँ, ऑलमोस्ट सारी दुनिया कन्विंस हो गई है कि बहस ये हो सकती है कि 5 थे या 6 थे या 7 थे। ये बहस नहीं हो सकती थी कि मारे गए कि नहीं मारे। आपने एक और नोट किया होगा कि इस दफा हिंदुस्तान ने भी क्लेम नहीं किया कि हमने पाकिस्तानी फिजाइया का कोई जहाज मारा है। जैसे F-16 का पिछली दफा उन्होंने कहा था हमने मार गिरा है, तो हमने तो F-16 की कंपनी को बुला लिया था अगले दिन, हमने कहा था काउंट कर लें। तो अब वो क्यों नहीं काउंट करा रहे पब्लिक में? तो आपको नजर आ जाता है कि झूठ जिसके ऑब्वियसली मुंह पे हो या छुपाने की कोशिश कर रहा हो, ये वो जमाना चल गया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब चीजें छुपाई नहीं जा सकती। इसी वजह से हिंदुस्तान एम्बैरेस फील कर रहा है, वो टाइम बाय करना चाहता है क्योंकि इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की थी लोगों के जहनों में जंग की, इतनी बड़ी फतुहात की पिक्चर दी गई थी, विक्ट्री के सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट बता दी गई थी कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे, न्यू नॉर्मल कर देंगे जनाब, पाकिस्तान को ऐसा सेट करेंगे, जब मर्जी थप्पड़ मारा करेंगे तो वो हम रुलाने पर मजबूर कर दिया करेंगे। न्यू नॉर्मल पाक फिजाइया ने सेट किया था 10 तारीख को जितनी बम्बारमेंट की थी, वो असल में न्यू नॉर्मल था। हमने कहा था अगर आप करेंगे तो ये नतीजा आपको फौरन जंगबंदी पर मजबूर होना पड़े। तो ये हालात अब डायनामिक्स चेंज हो गए, हिंदुस्तान की हुकूमत को रियलाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह सिंतास मुआहिदा कैंसल कर दिया और इस तरह की बातें, जिस तरह इंडिया में एक हिंदुत्व का वो ज़्यादा नज़र आता है कि अब उस जानिब जा रहा है इंडिया, और इसी वजह से बहुत से जो लोग हैं वो मतलब कि एनालिसिस करते हैं, वो बताते हैं कि शायद ये बात मज़ीद जंग की तरफ जाएगी। अब नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद। आप इन फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, और अगर जंग हुई तो वो किस हद तक जाएगी, और किस तरह के इन फ्यूचर आप देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के तरफ? देखिए, जब तक कोर इशू ना हो, अगर किसी जिस्म में कोई कैंसर हो या एक ऐसा जख्म हो या आपके अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, जब तक वो रिमूव नहीं करेंगे जिस्म ठीक नहीं हो। कश्मीर का प्रॉब्लम पिछले 78 सालों से हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान है।
जब तक वो हल नहीं होगा, सिंतास भी वजह बनेगी, कभी कोई बॉर्डर पर डिस्क्रिमिनेशन बनेगी, कभी कारगिल होगा, कभी कुछ और होगा, ये वजह बनती रहेगी। जब तक आप पीसफुली एक सेटल नहीं करते जिसमें दोनों मुल्कों की राय हो, खासतौर पर उन कश्मीरियों की राय शामिल हो, तो तब तो जाके इधर कमन हो जाए। वरना सिर्फ बहाने बनेंगे, कभी किसी नाम पर होगा, कभी सेल्फ जनरेटेड किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, कभी टेररिस्ट के पीछे होगा, कभी काउंटर टेररिज्म होगा। ये तो इस तरह चलता रहेगा। तो मैं उस वक्त तक अमन नहीं देख रहा इस इलाके में। और जंगें जब भी हुई अब बड़ी फास्ट होनी है, स्विफ्ट होनी है, एग्रेसिव होनी है और बहुत लीथल और डैमेजिंग होनी है। आपने देख लिया 4 दिन हुई, 5 घंटे की पाकिस्तान ने जो टनेज फेंकी वो 65 की जंग के 17 दिनों से ज्यादा फेंकी। अब वो पुराना जमाना नहीं रहा, कन्वेंशनल डिलीवरीज खत्म हो चुकी हैं। अब आपके पास मिसाइल्स हैं, बड़ी हैवी मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर हैं, फाइटर जहाज हैं, बियॉन्ड रेंज हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं। अब ये वो जमाना है, जंगें बड़ी स्विफ्ट लड़ी जाएंगी और इससे पहले कि लोगों को होश आए बहुत जबरदस्त नुकसान हो चुका होगा। अच्छा सर, कहा जाता है कि जो ये अभी जिस तरह 28 मई को गुजरा हमारा वो यौम तकबीर मनाई, सब लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई, तो ये जो एटमी हवाले से पाकिस्तान कहाँ है और इस टाइम इंडिया कहाँ पर खड़ा है? लेकिन न्यूक्लियर होना इटसेल्फ ही डेटरेंस होती है। जब आप न्यूक्लियर हो जाते हैं तो इट डज नॉट मैटर कि आपका 100 बम है या 150 है या 80 बम है। आपके पास जब सलाहियत आ जाती है तो दुश्मन आपसे खौफजदा हो जाते हैं। कि जंग बंद हुई भी अगर हम न्यूक्लियर ना होते तो हिंदुस्तान जरूर हमें काउंटर अटैक करता और इस हद तक हमें पनिश करता कि हम सरेंडर करते उसकी मर्जी के मुताबिक। ये जंग बंद होने की मेजर वजह यही है कि हम न्यूक्लियर हैं और हिंदुस्तान को पता है कि एक हद से ज्यादा थ्रेशोल्ड पे पाकिस्तान के ना आवाम को लाया जा सकता है घुटनों पर, ना मुसल्लह अफवाज को लाया जा सकता है। आपने नोट किया है कि उसकी वजह से ही हिंदुस्तान को मजबूर होना पड़ा कि विड्रॉ करनी पड़ी, क्योंकि अगला स्टेप जो अगर एस्केलेशन होता है तो फिर वो न्यूक्लियर की तरफ जा सकती थी। तो इट डज नॉट मैटर कि किसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के इदारे हैं, हमारे एसेट्स कहीं ज्यादा सेफ और सिक्योर हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के अगर आप गूगल करें तो आपको सैकड़ों दर्जनों ऐसे वाकयात मिल जाएंगे जब उनकी तरफ से मिसजज भी हुआ है, ब्रीच भी हुई है, चोरी भी हुए हैं उनके न्यूक्लियर के मटीरियल्स। तो हम उनसे कहीं ज्यादा सिक्योर हैं। आने वाली जंगों में ये न्यूक्लियर फैक्टर रहेगा जरूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने और पाक की मुसल्लह ने इतनी तरक्की हासिल कर ली है, इतने वेपन्स कर लिए कि हम इंशाल्लाह कन्वेंशनल में ही मुकाबला करेंगे उसका, और यही करेंगे। बिल्कुल 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 नाज़रीन, जिस तरह के हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे और उन्होंने हमें जो स्टेल्थ 5 जनरेशन का जेट बनाने जा रहे हैं उसके हवाले से भी बताया और राफेल के हवाले से भी हमें डिटेल गाइड किया। नाज़रीन, फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।